हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 15 जो कि अंतर्राज्यीय संबंध से रिलेटेड है। देखिए, अंतर्राज्यीय संबंध मतलब होता है दो राज्यों के बीच में संबंध। और अंतर्राज्यीय संबंध का जिक्र होता है तब राज्य के अंदर ही किसी दो में अगर संबंध देखा जाएगा तो वो अंतर्राज्यीय होगा, इंट्रा स्टेट रिलेशन। और अगर इंटर स्टेट रिलेशन की बात होगी तो वो दो अन्य राज्यों के बीच में होगा, अर्थात दो राज्य जब आपस में संबंध रखेंगे तो उसको कहेंगे अंतर्राज्यीय संबंध। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। तो अंतर्राज्यीय संबंध का मतलब होता है राज्यों के बीच में अपना आपसी संबंध। तो अंतर्राज्यीय संबंधों के अंतर्गत आप अंतर्राज्यीय जल विवादों को देखेंगे, उसके बाद में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में जानेंगे और अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा सामाजिक स्वतंत्रता देखेंगे। तो सबसे पहले अंतर्राज्यीय जल विवाद को देखते हैं। तो आर्टिकल 262 संविधान का अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णय से संबंधित है। इसके अंतर्गत दो प्रावधान किए गए हैं। पहला, संसद जो है वो कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल के प्रयोग, उनके बंटवारे व नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। संसद ने इसी को आधार बना के अपना नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया। तो एक नदी बोर्ड अधिनियम था जो कि नदी के नियंत्रण व विकास से संबंधित था, और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 विवाद निपटाने से संबंधित था। अंतर्राज्यीय जल विवाद का जो दूसरा बिंदु है आर्टिकल 262 के अंतर्गत, उसमें आता है कि संसद द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है कि अगर ऐसा कोई भी विवाद उत्पन्न हो तो उसे उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय से पृथक कर सकती है वो। तो सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालय पर संसद द्वारा न्याय करने से रोक लगाई जा सकती है। यह आर्टिकल 262 के अंतर्गत ही कहा गया है। इस तरीके से जो अंतर्राज्यीय जल विवाद हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखे गए हैं आर्टिकल 262 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। आगे अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित आर्टिकल 263 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो आर्टिकल 263 के अंतर्गत गठित होती है, और किसके द्वारा गठित की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके जो कर्तव्य हैं, संगठन है या प्रक्रिया जो है अंतर्राज्यीय परिषद की, वो राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित की जाती है। अब अगर देखा जाए कि अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य क्या होते हैं, तो यह राज्यों के जो मध्य विवाद उत्पन्न होता है उसकी जांच करता है और उस पर सलाह देता है कि क्या बिंदु होने चाहिए जिससे कि दोनों राज्यों के मध्य विवाद शांत हो सके या बंटवारे को सुगम बनाया जा सके। साथ ही साथ यह राज्यों अथवा केंद्र तथा राज्यों के मध्य किसी विषय का विश्लेषण तथा विचार विमर्श करने का भी कार्य करती है, और इसके जो कार्य होते हैं वो सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं, अनुशंसाएं होती हैं, वो बाध्यकारी नहीं होती हैं। ये आप याद रखिएगा कि सलाहकारी परिषद के रूप में कार्य करती है केवल अंतर्राज्यीय परिषद। तो अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 के अंतर्गत गठन राष्ट्रपति द्वारा, ये आपको याद रखना है। पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा कुछ और परिषद भी गठित की गई थी जिनके नाम इस प्रकार से हैं। क्योंकि ये पहले की परिषदें हैं तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप नाम याद रख लीजिएगा। एक केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, दूसरी केंद्रीय स्थानीय सरकार तथा शहरी विकास परिषद, बिक्री कर के लिए 4 क्षेत्रीय परिषद भी बनाई गई थी जिसमें उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए परिषदें शामिल थीं। चलिए आगे देखते हैं। अब अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना देखते हैं कि कैसे इसकी स्थापना की गई थी। तो
सरकारिया आयोग के सुझाव पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। तो किसके सुझाव पर गठन किया गया था? सरकारिया आयोग के। सरकारिया आयोग हमने पिछले लेक्चर में देखा था, 1983 में इसका गठन किया गया था सरकारिया आयोग का, और इसकी अनुशंसा पे गठित की गई थी अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके सदस्य कौन कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद में सदस्य कौन कौन होता है? तो सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, जहां विधानसभा नहीं है वहां के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। और प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय मंत्री भी, जो कि कैबिनेट के भाग होते हैं, वो भी इसके सदस्य होते हैं, जिसमें गृह मंत्री भी शामिल होता है। अंतर्राज्यीय परिषद की वर्ष में कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक मत से निर्णय लिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 1996 में परिषद की एक स्थायी समिति भी गठित की गई थी। 1996 में परिषद की एक स्थायी समिति गठित की गई थी। और 1991 में एक इसकी सहायता के लिए सचिवालय भी बनाया गया था। अब आपको स्थायी समिति के बारे में भी जान लेना चाहिए। स्थायी समिति 1996 में गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। इसमें सदस्य के रूप में 5 कैबिनेट मंत्री होते हैं। 5 कैबिनेट मंत्री, 5 कैबिनेट मंत्री इसमें होते हैं। और 9 मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। 9 मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। तो स्थायी समिति की बात की जाए तो उसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं और 9 मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य से संबंधित। देखिए, अंतर्राज्यीय व्यापार का मतलब क्या हुआ? एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार। और अगर यहाँ पे अंतर्राज्यीय व्यापार का मतलब होता तो एक राज्य के अंदर ही व्यापार। तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में यही डिफरेंस होता है। इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार, और इंट्रा स्टेट मतलब एक ही राज्य के अंदर व्यापार। तो आर्टिकल 301 आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता होगी, ऐसा आर्टिकल 301 कहता है। और अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य से संबंधित प्रावधान संविधान में भाग 13 में है, आर्टिकल 301 से 307 के बीच में। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा भाग है संविधान का, भाग 13। अब कुछ इस पे प्रतिबंध भी होते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य पे कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, जिसमें से एक प्रतिबंध है कि संसद द्वारा सार्वजनिक हित में राज्यों अथवा राज्य के मध्य प्रतिबंध लगाया जा सकता है अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य पर। तो सार्वजनिक हित में ऐसा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अर्थात अंतर्राज्यीय व्यापार की जो स्वतंत्रता है उसको बाधित किया जा सकता है। दूसरा, राज्य की विधायिका द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राज्य की विधायिका जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा विधेयक ला सकती है जिसके माध्यम से भी वो अंतर्राज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो राज्य की विधायिका प्रतिबंध लगा सकती है अंतर्राज्यीय व्यापार पर, लेकिन इसके लिए जो विधेयक लाया जाएगा उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। एक तरीके से ये वित्तीय नियंत्रण हुआ केंद्र का राज्य पर, क्योंकि यहाँ पे विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए आरक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य की विधायिका द्वारा दूसरे राज्य या संघ राज्य में उत्पादित वस्तुओं पर आयात कर भी लगाया जा सकता है।
और दूसरा संसद या राज्य विधायिका द्वारा किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग अथवा सेवा को जारी रखने के लिए कानून बनाने का अधिकार भी होता है। तो ये कुछ प्रतिबंध थे, या कह सकते हैं कि आर्टिकल 302 से लेकर 305 तक कुछ व्यवस्थाएं थी जो कि अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित थी। अब देखते हैं क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद में एक मेजर डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि क्षेत्रीय परिषद संविधिक निकाय हैं। संविधिक निकाय क्या होता है ये आप जानते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। संविधिक निकाय का मतलब होता है ऐसा निकाय जो कि संसद के अधिनियम द्वारा गठित हो, तो उसको कहते हैं संविधिक निकाय। और ऐसा निकाय जो संविधान के माध्यम से या जिसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया हो और उसके आधार पर वो गठित किया गया हो, तो उसे कहते हैं संवैधानिक निकाय। तो अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 के अंतर्गत है, इसलिए वो संवैधानिक निकाय है, जबकि क्षेत्रीय परिषद संविधान में उल्लिखित नहीं है। इसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा निर्मित किया गया है, इसीलिए यह संविधिक निकाय है। तो क्षेत्रीय परिषद के बारे में याद रखिएगा, यह संविधिक निकाय है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा इसे निर्मित किया गया है। अभी 5 क्षेत्रों में क्षेत्रीय परिषदें काम कर रही हैं। एक है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा है मध्य पूर्वी क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी क्षेत्र, चौथा है दक्षिणी क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र। इनका जो निर्माण होता है वो देश के प्राकृतिक विभाजन, नदी तंत्र, संचार के साधन, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध तथा सुरक्षा आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके सदस्यों में गृह मंत्री होते हैं जो कि क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। और क्षेत्रों के राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, और प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री व केंद्र शासित जो राज्य हैं उनके प्रशासक भी इसमें शामिल होते हैं। तो जिस क्षेत्र के जितने राज्य होंगे उनके मुख्यमंत्री भी इसमें सदस्य के रूप में होंगे, और उन मुख्यमंत्रियों में से एक उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, और ये उपाध्यक्ष का पद हर साल बदलता रहता है राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच में। इनके कार्य जो है वो सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, और इसमें सलाहकार के रूप में नीति आयोग द्वारा मनोनीत सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, और राज्य के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त को भी सलाहकार के रूप में इसमें बुलाया जा सकता है। गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, और राज्यों के सीएम 1 साल के लिए उपाध्यक्ष रहते हैं क्रमानुसार। उद्देश्य क्या है? तो राज्य तथा केंद्र के मध्य या राज्यों के मध्य सहभागिता तथा समन्वय को बढ़ावा देना ही क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य है। ये 5 क्षेत्रीय परिषद हो गई। एक पूर्वोत्तर परिषद भी है। पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया था, और इसका गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1972 में। इसमें 8 सदस्य हैं। 7 सदस्य 1972 में इस गठन के साथी हो गए थे, और एक सदस्य जो है वो बाद में इसमें शामिल हुआ। तो 7 सदस्य कौन है इसमें? वो हैं असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये 7 राज्य इसमें सदस्य के रूप में हैं, और एक राज्य 2002 में शामिल किया गया जिसको कहा गया सिक्किम। इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। 7 सिस्टर्स, जिसके अंतर्गत असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम त्रिपुरा तक आते हैं, और 2002 में सिक्किम को शामिल किया गया। इसमें 8 सदस्य राज्य हैं, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं हमारे गृह मंत्री। तो पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष भी गृह मंत्री ही होते हैं। पहले इसके जो पूर्वोत्तर मंत्रालय के मंत्री होते थे, कैबिनेट मंत्री, वो इसके अध्यक्ष होते थे, लेकिन 2018 से गृह मंत्री को ही इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। तो होम मिनिस्टर ही इसके अध्यक्ष होते हैं पूर्वोत्तर परिषद के, और इसका मुख्यालय है शिलोंग में। शिलोंग में इसका मुख्यालय है, जो कि मेघालय में है। तो ये पूर्वोत्तर परिषद के बारे में सारी जानकारी थी। तो अब हम लोग क्षेत्रीय परिषदों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं और उसके मुख्यालय कौन से हैं ये देख लेते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। ये आप मैप में देख रहे होंगे। तो इसमें कौन कौन से सदस्य हो जाएंगे? पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। तो पंजाब है इसमें, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, इसके साथ साथ राजस्थान है, दिल्ली है और चंडीगढ़ है। और एक राज्य कौन सा हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। अब तो लद्दाख भी अलग यूटी बन गई है, तो लद्दाख भी इसमें आ जाएगा। तो ये सभी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये याद रखिएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब देखते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद, सेंट्रल। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसमें सदस्य राज्य हैं एमपी, मध्य प्रदेश हमारा, उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो ये 4 राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? इसका मुख्यालय है इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है, इसे आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ईस्टर्न रीजनल काउंसिल। तो इसके सदस्य देश कौन कौन से, सदस्य राज्य कौन कौन से हैं? बिहार इसमें आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है और उड़ीसा आ जाता है इसमें। और कौन आएगा? झारखंड आएगा। तो झारखंड भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। सो ये 4 राज्य हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है कोलकाता में। कोलकाता में है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। अब देखते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है। तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? महाराष्ट्र आ जाएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र है। गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, इसके साथ ही साथ गोवा, गोवा भी आ जाएगा इसमें। दादरा एवं नगर हवेली व दमन एंड द्वीप, अभी एक ही यूटी हो गई है, तो दादरा नगर हवेली, दमन एंड द्वीप, ये भी इसके सदस्य राज्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? इसका मुख्यालय होगा मुंबई में। सो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है, ये आप याद रखिएगा। अब है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से सदस्य राज्य हैं ये पहले देख लेते हैं। तो कर्नाटक है इसमें, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है और इसके साथ साथ पुडुचेरी है। तो पुडुचेरी भी इसका सदस्य राज्य है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। सो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। अब एक जो परिषद बची है वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बची है, जिसमें 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और एक सिक्किम इसका सदस्य राज्य है। सिक्किम 2002 में शामिल हुआ था इसमें। इसका मुख्यालय शिलोंग, मेघालय में है। सो इस तरीके से 5 क्षेत्रीय परिषदें जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित हुई थी, उनके राज्य देखे। और एक पूर्वोत्तर परिषद जो कि पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के माध्यम से गठित हुई थी, उसको भी हमने देखा। अब एक बार सभी क्षेत्रीय परिषदों के मुख्यालय रिवाइज कर लेते हैं। तो नॉर्दर्न जो क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेंट्रल का इलाहाबाद में मुख्यालय है। वेस्टर्न का मुंबई में है। साउदर्न का चेन्नई में है। ईस्टर्न का कोलकाता में है और नॉर्थ ईस्टर्न का शिलोंग में है। सो ये मुख्यालय हो गए क्षेत्रीय परिषद के। सो इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।